नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने ओडिशा में 3 जनसभा को किया संबोधित। साथ ही ममता बनर्जी की गढ़ से भी भरी हुंकार। मोदी बोले, टीएमसी ने सीए के खिलाफ झूठ फैलाया, तो वहीं नवीन पटनायक की बिगड़ती सेहत पर भी उठाए सवाल। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी 2 जनसभा को किया संबोधित। मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव। नहीं बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिया बड़ा झटका। याचिका हुई खारिज। अब 2 जून को करना होगा सरेंडर। स्वाति मालीवाल केस में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे विभव कुमार। 31 मई को होगी सुनवाई। साथ ही सुनीता केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज की उठी मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। राफा में इजराइल का खूनी खेल। टेंट कैंप पर बमबारी में 35 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की लड़ाई चल रही है। अभी तक 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 9 और ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और ओडिशा के तूफानी दौरे पर है। आज पीएम मोदी ने ओडिशा में 3 जनसभाएं की, तो वहीं बंगाल से भी गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ झूठ फैलाया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी दूंगा कि टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत सीएए लागू होने से नहीं रोक सकती। तो वहीं ओडिशा के मयूरभंज में पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत पर चिंता जताते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर 1 साल में नवीन पटनायक की तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई। पीएम मोदी ने इसके पीछे किसी लॉबी का हाथ होने का संदेह भी जताया है। पीएम मोदी के लिए ओडिशा और बंगाल आखिरी चरण में चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो वो देख रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को और एक्सपेंड करने की जरूरत है, जैसे उड़ीसा में, वहां नवीन पटनायक के साथ भारतीय जनता पार्टी के मोदी के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में भले ही सीटें बदलती रही हो, यानी कि विधानसभा में नवीन पटनायक जीत हासिल करते हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आंशिक सफलता मिलती है, लेकिन अब पटनायक साहब की तबीयत खराब है, तो ऐसे में वो अपना उत्तराधिकारी देख रहे हैं, पांडियन को लाए साथ में। तो इसीलिए पीएम मोदी ने ये बताया है, उड़ीसा के लोगों से कहा है कि देखो, अब नवीन पटनायक के साथ हो सकता है कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। ऐसा राजनीति में कई बार हो चुका है। जयललिता के साथ भी राजनीति में ऐसे ही हुआ था। इसलिए उन्होंने इशारा किया कि अब ज्यादा दिन तक पटनायक साहब के नाम पर यहां पर वोट मत करो, यहां आगे अब भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। जबकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अफवाह गैंग पर उन्होंने एक के बाद एक हमले किए हैं, उससे तो ये लगता है कि इन दोनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले परिणाम लेकर आएगी, और यही उम्मीद पीएम मोदी को भी है, अमित शाह को भी है। जी, तो एक तरफ पीएम मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पंजाब पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने आज पंजाब के लुधियाना और पटियाला में जनसभाएं की। राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने का चुनाव है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार किसी पार्टी और उनके नेताओं ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो संविधान बदल देंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। बार बार संविधान का जिक्र क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि उन्हें पता है संविधान की बात करेंगे तो दूसरे मुद्दे छिपे रहेंगे। भले ही राहुल गांधी संविधान बचाने के नाम पर उन चोरों को बचाने की बात करते हैं। अभी तक इन लोगों ने क्या मुद्दा उठाया? केजरीवाल को जेल क्यों भेजे, हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजे, ईडी और सीबीआई इन लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, इनके खिलाफ छापेमारी क्यों हो रही है। ये जो करोड़ों करोड़ पकड़े जा रहे हैं, इन लोगों को इससे तकलीफ है। संविधान बचाने की बात अगर सोचा जाए
तो संविधान में परिवर्तन, संविधान में संशोधन, ये लोगों के लिए अट्रैक्शन का मुद्दा नहीं है। लोगों के लिए ये मुद्दा है कि अगर संविधान में बदलाव होता है, अगर संविधान में संशोधन किया जाता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि लोगों ने देखा संविधान में जितने संशोधन मोदी सरकार के दौरान हुए वो किन मुद्दों पर हुए आर्टिकल 370 पर हुए, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, यानी कि नागरिकता का अधिकार में परिवर्तन किया गया कि अब अल्पसंख्यक समुदाय जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में है, यानी जो हिंदू हैं, सिख हैं, उन लोगों को भारत में कैसे बसाया जा सकता है। तो ये संविधान बचाने का नहीं बल्कि चोर गैंग को बचाने के लिए ये लोग वोट लेने की कोशिश करते हैं। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अब नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की तरफ से अर्जी भी दाखिल की थी। मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका स्वीकार ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया। मतलब अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा, कोई बहाना अब नहीं चलेगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी थी। अंतरिम जमानत पर वो जेल से रिहा हुए, लेकिन अब मेडिकल ग्राउंड पर जमानत बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रहम नहीं की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा है कि पिछली बार अंतरिम जमानत देकर हमने भूल कर दी, अब उस भूल को सुधारने का समय है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अगर भूल हुई है तो उसको सुधार किया जाएगा, और अब सुधार की गुंजाइश सामने दिख रही है कि आप एक बार अंतरिम जमानत लेकर बाहर आए, उसके बाद उस जमानत के समय में आपने वो बहाने नहीं दिखाए जो कि अब दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अब केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट में सहारे की जरूरत नहीं है। ये अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएं कि देखो भाई यहाँ पर हम है जो सुधार की बात करते हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है, वहीं पर इनकी सुनवाई होगी। क्योंकि जितने कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं की कॉन्स्पिरेसी से इनके बार बार याचिका दायर करने से इतने परेशान हो गए हैं कि इन लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता आया, यहां याचिका पर सुनवाई हो रही है, सामने में समझ में जज साहब को आने लगा है कि कोई ना कोई ये नया कांड करके आया होगा। जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और रॉ रेवेन्यू कोर्ट, इन तीनों जगह पर शराब घोटाले से संबंधित इतनी याचिकाएं हैं कि आखिरकार ईडी को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 6 से 8 महीने में इस पर फैसला आना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर कुछ दिन के बाद एक याचिका दायर करते हैं, जिसमें 80% याचिकाएं तो अभी तक इन लोगों ने जो दायर की है वो केवल और केवल ऐसे मामलों में है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, पूछताछ की जानकारी चाहिए, जो फाइल मिली है उसको हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिले प्रोसेस जो अरविंद केजरीवाल का है उससे अब जज साहब हैं जो वाकिफ हो गए हैं, इसलिए अब धीरे धीरे इन लोगों के प्रति कोर्ट का नजरिया बदलने लगा है। और यही सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़ा कि 2 जजों ने सीजेआई के पास भेजा और सीजेआई ने सीधे रिजेक्ट कर दिया, सुनवाई के लायक ही नहीं है। बिल्कुल, तो केजरीवाल को जेल जाना ही होगा, और केजरीवाल के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी की मुसीबत भी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे ही स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल बुरे फंसे हैं, आम आदमी पार्टी भी सवालों के घेरे में है, और इस केस के आरोपी केजरीवाल के करीबी विभव कुमार जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। कल ही विभव की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ाया गया, और आज खबर यह सामने आई कि विभव कुमार ने जमानत को लेकर निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई 31 मई को होगी। तो उधर दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल की मुसीबत भी बढ़ती नजर आ रही है। सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। विभव कुमार हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्या उनको राहत मिलेगी? और एक मेरा आपसे सवाल है, सुनीता केजरीवाल कैसे फंसती नजर आ रही है? देखिए, विभव को तो अब अपने आका से मिलना पड़ेगा तिहाड़ में ही, उसको जमानत नहीं मिलने वाली है। हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, किसी भी अदालत में इनको तत्काल राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो करप्शन का मामला भी नहीं है,
ये तो महिला के मोडेस्टी का मामला है। आपने पिटाई की, झगड़ा किया, एक महिला के साथ वो व्यवहार किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। ऐसे में आप बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ करोगे, वो तो एक अपनी कहानी है, वो पुलिस के अपने आरोप हैं। लेकिन फिर भी ऐसे मामले में कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति को अगर जमानत नहीं मिलती है तो विभव जैसे रसूखदार पावरफुल व्यक्ति को कैसे जमानत मिलेगी, चाहे हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक और सुनीता आंटी भी फंसी हुई हैं। इन लोगों के साथ जो ट्रेनिंग ली है, ये प्रशासनिक अधिकारी ये लोग रहे हैं, इनको तो जानना चाहिए कि किस तरीके से ये कोई भी अदालत हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी का काम हो, कानून व्यवस्था हो, इन सब का पालन किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसको आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, जबकि पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को सोशल मीडिया पर नहीं डाला जा सकता। इस मामले में इनको पहले भी फटकार लग चुकी है। लेकिन अब तो ये पीआईएल दायर किया गया है, तो जब याचिका दायर की गई है तो उसमें तो सुनवाई होगी और सुनीता केजरीवाल को जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर इन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है, उसे सोशल मीडिया पर डाला जाना चाहिए या नहीं, तो आप माफी मांगो। कोर्ट की अवमानना के आरोप से बचना है, जेल से बचना है तो माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो केजरीवाल अंदर, विभव अंदर, तो सुनीता जी को भी अंदर ही जाकर इन सब लोगों को एक साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। जी चलिए बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। फिलिस्तीन समूह हमास के तल अवीव पर हमला करने के कुछ घंटों के बाद इजराइल ने रफा पर हमला किया है। ये हमले विस्थापित लोगों के शिविरों पर किए गए हैं, जिनमें कम से कम 35 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में 35 शहीदों की जान चली गई और दर्जनों घायल भी हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं थी। तो वहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन राफा चर्चा का विषय बना हुआ है। आजकल तो हमले की खबर आम बात हो गई है, आए दिन हमले की खबर सामने आती रहती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, क्या कोई नई साजिश रची जा रही है? देखिए, ये इंटरनेशनल स्तर पर ऐसा चल रहा है। ये जो ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड है, पूरी दुनिया इस्लामिक लोग जो मुसलमान हैं, ये पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। और ये ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड में आप पूरे यूरोप में देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में चिंगारी भड़काई जा रही है। और इनकी साजिश ऐसी है कि ये भोले भाले स्टूडेंट को, बच्चों को फंसाते हैं। यूनिवर्सिटी में एंट्री लिया, 12वीं पास करने के बाद उनको मुद्दे की जानकारी हो या ना हो, लेकिन उसे भड़काया जाएगा मानवाधिकार के नाम पर। टेंट तंबू लगाए जाएंगे। प्रोटेस्ट कैलिफोर्निया में हुआ, अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में हुए, उसके बाद पोलैंड में हुआ, आयरलैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, अब हिंदुस्तान में भी कुछ प्रोटेस्ट होने लगे हैं। ऐसे भी पहले भी प्रोटेस्ट हुए। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि अगर रफा पर हमले के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले एक फरमान जारी किया कि आप रफा पर हमला मत करो, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह तो नहीं बताया कि रिफ्यूजी कैंप की आड़ में ये जो आतंकी बैठे हुए हैं और उसी रिफ्यूजी कैंप से मिसाइल हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, तो क्या इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी नहीं है? इजराइल ने बता दिया है इन लोगों को, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास जाओ या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी करो, पूरी दुनिया का मुसलमान एक हो जाओ, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस फिलिस्तीनी आतंकियों का खात्मा नहीं कर देंगे। और यही इसकी सच्चाई है। अगर 35 लोग, 40 लोग, सामान्य लोग मरते हैं तो आप आंसू बहाते हैं, लेकिन जिस समय आतंकवादी घटनाएं घटती है, आतंकियों के हमले में ये जो सैकड़ों लोग हिंदुस्तान जैसे देश में ही मारे जाते हैं, कभी आपने सुना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आतंकवादी हमले के बाद उन लोगों के लिए आंसू बहाए, बताए, कैंपेन चलाया कि देखो आतंकी हमले में कितने निर्दोष लोग मारे गए? ज्यादातर निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक समुदाय जो है, जिस तरीके से ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, अपने एजेंडे पर दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब इजराइल है। और हिंदुस्तान को भी
इजराइल जैसे देशों से सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।